हेलो दोस्तों, मैं उपेंद्र कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं अपने चैनल यूके ट्यूटोरियल में। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं दोस्तों जनजातीय शासन व्यवस्था। और जनजातीय शासन व्यवस्था से अगर बात करें तो आप देखेंगे कि जेपीएससी की जो एग्जाम लेती है उसमें यहाँ से 8 प्रश्न रहते हैं और दो दो नंबर के प्रश्न रहेंगे और टोटल 16 नंबर के। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है जानने की दृष्टि से। तो चलिए आज शुरू करते हैं। हम पहला देखेंगे टॉपिक में है मुंडा शासन व्यवस्था। मुंडा शासन व्यवस्था में 2-4 पॉइंट है दोस्तों, उसको लिख लीजिए क्योंकि इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से और प्रश्न यहाँ से बनते हैं। तो सबसे पहले पॉइंट में देखेंगे कि प्रजातीय दृष्टि से इसे किस जनजाति में रखा जाता है। तो प्रजातीय दृष्टि से अगर बात करें तो प्रोटो ऑस्ट्रोलाइट प्रजाति में रखा जाता है। इसके बाद इनकी अगर भाषा बोले दोस्तों तो इनकी एक अलग ही भाषा है जिस भाषा का नाम है मुंडारी। तो इसको भी आप लिख लीजिएगा, इनकी भाषा मुंडारी है। जो जनजाति लोग अपने बोलचाल के भाषा में अपने भाषा को होड़ो जगर बोलते हैं। अब प्रजातीय दृष्टि अगर भाषाई दृष्टि से अगर देखें तो मुंडारी भाषा को किस दृष्टि में रखा जाता है। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं कि इनको ऑस्ट्रो एशियाटिक भाषा परिवार में रखा जाता है। ऑस्ट्रो एशियाटिक भाषा परिवार। तो इस तरह से 3-4 पॉइंट है जो आपको इंपॉर्टेंट है, याद करके रखना ही है हमेशा क्योंकि प्रश्न यहाँ से बनेंगे। अब इनकी बात करें दोस्तों कि लोग झारखंड में कब आए, कैसे आए और इनका ये शासन व्यवस्था कैसे स्थापित हुआ। तो चलिए इसको देखते हैं। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, इनके आने के क्रम में वैज्ञानिकों में विद्वानों में मतभेद है कि किस क्षेत्र से आए और कहां से आए। यहाँ पर देखें तो 3 विचारधारा देखने को मिलती है और 3 विचारधारा में देखें तो पहली विचारधारा यह है दोस्तों कि कुछ लोग कहते हैं कि तिब्बत से आए थे। तो आप इसको लिखेगा, आने के 3 विचारधारा प्रचलित है। और पहला में देखिए तो कुछ लोग बोलते हैं तिब्बत से आए थे और कुछ लोग बोलते हैं कि दक्षिणी पश्चिमी क्षेत्र जो है भारत का, आप ऐसे लिखिएगा दक्षिणी पश्चिमी भारत से। और दक्षिण पश्चिमी भारत अगर मैप का अगर देखेंगे दोस्तों, अगर आप मैप ऐसे देखें अगर हम लोग तो दक्षिण पश्चिम भारत से यहाँ देखें तो छोटा नागपुर का पठार है, यानी कि देखिए आज का जो गोवा हो गया, महाराष्ट्र हो गया, इधर गुजरात हो गया, ती वाले एरिया से इन लोग आते हैं। और यहाँ पर आने के पीछे कारण यह है दोस्त कि दक्षिण भारत में आर्यों का वर्चस्व बढ़ रहा था। यहाँ आर्यों का वर्चस्व बढ़ रहा था, तो ऐसी स्थिति में लोग पलायन करते हैं और पलायन करके छोटा नागपुर के जो क्षेत्र है वहां पर आके बसते हैं। कुछ वैज्ञानिकों का, विद्वानों का मत है दोस्तों कि इन लोग जो हैं ये दक्षिणी पूर्वी छोर से आते हैं। अब दक्षिण पूर्वी छोर में कौन कौन से एरिया है, तो यहाँ पर अगर देखें तो आंध्र प्रदेश है, इधर उड़ीसा है, बीच में इधर तेलंगाना है। तो बोलते हैं कि इन लोग इस क्षेत्र से आकर के यहाँ पर देखें तो झारखंड में बसते हैं। तो यहाँ पर लिखिएगा कुछ लोगों का मत है कि दक्षिणी पूर्वी क्षेत्र से, दक्षिणी पूर्वी भारत से आते हैं। ये 3 विचारधारा प्रचलित है, तीनों को याद करना होगा। इस तरह से आप लिख के नोट बनाते जाइएगा दोस्तों। यहाँ पर अगर देखिए तो इनके आने कब होता है झारखंड में, तो बोलते हैं कि 600 ईसा पूर्व में इन लोग आते हैं झारखंड में, 600 BC में, बिफोर ऑफ क्राइस्ट। इस शताब्दी में इन लोग यहाँ पर आते हैं झारखंड में और झारखंड में बस जाते हैं। बसने के दौरान यहाँ पर देखें तो अपने जीवन को चलाने के लिए खेती करना पड़ेगा, रहने के लिए जमीन बनाना पड़ेगा। तो ऐसी स्थिति में देखें तो जो झारखंड था वो वन बहुल इलाका था। अब क्या करते हैं कि यहाँ पर वन क्षेत्र से आच्छादित होने के कारण अपने एरिया को विस्तार करते हैं और क्या करते हैं, जो जमीन का निर्माण करते हैं। तो जमीन के निर्माण करने की दृष्टि में जो वन है उसको काट करके इन लोग खेत बनाते हैं। तो जो खेत बनाए दोस्तों, जो जमीन को काटा गया उस जमीन के खेत को कहा गया खुटकटी खेत। खुटकटी खेत, जो खेत तैयार हुआ उसको कहा गया।
अब क्या हुआ कि खेतों की संख्या बढ़ती गई, लोगों की संख्या बढ़ती गई, क्योंकि जानते हैं कि जनसंख्या जो परिवर्तनशील है और लोग जैसे जैसे बढ़ेंगे उनकी जनसंख्या बढ़ेगी, उनकी आवश्यकता बढ़ेगी, साथ में जमीन का विस्तार भी करना पड़ेगा अपने रहने की सुविधा के अनुसार से। तो खेत का विस्तार हुआ और खेत जो है धीरे धीरे गांव में परिवर्तित हो गया। जो गांव बना उस गांव का भी नाम इन लोग खुटकट्टी गांव ही रख दिया। तो गांव के नाम लिखेगा दोस्तों तो खुटकट्टी गांव ही नाम रख दिया गया। आप देख सकते हैं जो खेत बना खुटकट्टी खेत और जो गांव बना वो खुटकट्टी गांव हो गया। खुट मतलब का यहाँ पर लिख लीजिएगा दोस्तों आप लोग, खुट मतलब अर्थ होता है परिवार। अब देखिए दोस्तों तो जो यहाँ पर जो खेत बना रहा था, जो मजदूर थे, जो वहां पर जनजाति लोग थे, तो जो खेत बनाए तो कुछ कुछ लोग सरदार बनते चले गए। तो जो खेत बनाने का काम करते थे उसको कहा जाता था खुटकट्टीदार। इसको भी लिख लीजिएगा, खुटकट्टीदार किसे कहा गया, जो खेत बनाता था। तो यहाँ पर देखिए तो खेत से प्रचलित हो गया इन लोग का सारी व्यवस्थाएं। अब क्या होता है कि एक यहाँ पर मान लीजिए कि शुरू में इन लोग आकर के बसते हैं और यहाँ पर एक खुटकट्टी खेत का गठन होता है। अब खुटकट्टी खेत से क्या बन जाता है दोस्तों, खुटकट्टी गांव। समझने की चीज यही से प्रशासनिक व्यवस्था स्टार्ट होती है। अब खुटकट्टी गांव होता है और गांवों की संख्या धीरे धीरे परिवार बढ़ता जाता है और गांवों की संख्या बढ़ती जाती है। और इधर जितने अगल बगल गांव बनते हैं, इधर अगल बगल गांव बनेंगे ही, जैसे जैसे परिवार की संख्या बढ़ेगी गांव की संख्या बढ़ती चली जाएगी। तब क्या होता था कि जो गांव में उनकी सामाजिक जो रीति रिवाज होती थी, जो उनकी परंपराएं थी, तो यहाँ सभी कुछ इनके अलग नहीं होते थे। ये सारे जो होते थे वो जो पैतृक गांव होता था। तो जो मूल गांव हो गया ये इसको पैतृक गांव बोलेंगे, पैतृक गांव। यही गांव से इनमें सारी में व्यवस्थाएं चलती थी। उनकी रहन सहन की, उनकी जीवन शैली, उनकी शासन व्यवस्था यहीं से चालू हुई और इसी गांव से खुटकट्टी गांव से उभर करके आया। यहाँ पर इसकी व्यवस्था को कहा गया खुटकट्टी व्यवस्था, जिसे कहा जाता है पढ़ा पंचायत शासन व्यवस्था, क्योंकि इसके जो मुख्य थे वो पढ़ा राजा थे। पढ़ा राजा इनके मुख्य हुए। अब पढ़ा पंचायत शासन व्यवस्था दूसरी व्यवस्था को करते हैं दोस्तों, लेकिन इनके जो प्रमुख होते हैं उनको पढ़ा करते हैं। तो आप ध्यान में रखिएगा जो मुंडा शासन व्यवस्था है वो सिर्फ मुंडा जनजाति का ही शासन व्यवस्था है। इनके प्रमुख जो हुए वो पढ़ा राजा कहलाते हैं। अब पढ़ा राजा का गठन यहाँ पर समझ में आ गया दोस्तों। तो अब देखिए ये राज बनता है, ये सभी को मिलके अब राज बनता है। तो इसमें से एक नेता उभर के आते हैं, पूरे गांवों को देखें एक नेता उभर के आएंगे और उस नेता का नाम था रीता मुंडा। रीता मुंडा इन्होंने क्या करता है कि एक योग्य व्यक्ति को चुनता है। ये क्या थे दोस्तों, इनके नेता थे, इनके सरदार थे और इन्होंने देखे थे एक ऐसे योग्य व्यक्ति को ढूंढता है जो राज्य को अच्छा चला सके, शासन व्यवस्था को स्थापित कर सके। तो इन्होंने एक व्यक्ति को चुना जिसका नाम था सुतिया पाहन। सुतिया पाहन एक योग्य व्यक्ति थे, सुतिया पाहन। अब सुतिया पाहन एक योग्य व्यक्ति थे, इन्होंने शासन व्यवस्था से चला सकते थे। ये सारे गुण इनमें था जो एक राजा के गुण होना चाहिए था। इसीलिए रीता मुंडा ने सुतिया पाहन को वहां का राजा नियुक्त करते हैं। अब राजा बनाने के क्या होता है बात दोस्तों कि राज्य का गठन होगा तो सुतिया पाहन एक होनहार व्यक्ति थे ही और इन्होंने एक राज्य का निर्माण किया और उस राज्य का नाम रख दिया अपने नाम पर ही सुतिया नागखंड। उसका नाम रख दिया सुतिया नागखंड। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि सरदार इतने उभर के आते हैं, उसका नाम था रीता मुंडा और सरदार ने एक योग्य व्यक्ति को चुनता है शासन के लिए जिसका नाम था सुतिया पाहन। और इसका चुनाव होता है दोस्तों सारे लोगों के जनताओं से मिल करके। अब सुतिया पाहन ने क्या करते हैं कि एक राज्य का गठन किया जिसका नाम रख दिया सुतिया नागखंड, अपने नाम पर ही राज्य का नाम रख दिया। तो इस तरह से इनकी शासन व्यवस्था स्थापित हो गई। अब देखते हैं दोस्तों कि इनकी जो गांव में कौन शासन करेगा, राज्य में कौन शासन करेगा और बीच में जो आएगा आपका पढ़ा पंचायत, मानकी पंचायत, वहां पर कौन शासन करेगा। तो उसको एक क्रम में देखेंगे, आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। इतना तो समझ में आ गया होगा, इसको मिटाते हैं।
तो यहाँ पर आपको बता दें दोस्तों, जो खूंट था तो खूंट मीन्स हो गया आपका परिवार, और परिवार से मिल करके क्या बना दोस्तों, गांव बना। तो गांव को मुंडा शासन व्यवस्था में कहा जाता है हातू। आप इसको लिख लीजिएगा, यहाँ पर गांव को क्या कहेंगे, तो हातू कहेंगे। अब क्या होता है कि 10 से लेके, पहले 10-12 होता था, लेकिन अभी आपको जो वर्तमान में पढ़ना है उस पर हम फोकस करेंगे। अभी देखें तो 12 से 20 गांव, 12 से 20 गांव मिल करके यहाँ पर देखें तो हाथू के जगह में क्या बनेंगे, पट्टी बनेंगे। इसको यहाँ पर भी लिखते हैं पट्टी। तो देखिए कि जो परिवार था, खूंट था, खूंट से क्या बना, एक गांव बन गया जिसको हातू कहते हैं मुंडा शासन व्यवस्था में। और 12 से लेकर के 20 जो हाथू मिल करके क्या बनते हैं, तो पट्टी बनते हैं। और 10 से अगर 20 से, यहाँ भी अगर लिख दीजिएगा दोस्तों कि 12, पहले 10-12 था इसलिए दिमाग बन रहा है, तो 12 से लेके 20 पट्टी मिल करके यहाँ पर क्या बनेगी आगे आपका, पढ़ा। आप इतना समझ में आ गया होगा दोस्तों कि खूंट था यानी पूरे परिवार के मिल करके गांव बनता है, और 12 से 20 गांव मिल करके एक पट्टी बनती है, और 12 से 20 पट्टी मिल करके क्या बनता है, पढ़ा बनता है। और यहाँ पर देखें तो लास्ट में होता है आपका राजा, राज होगा, इसका प्रमुख राजा होंगे, तो इस पर भी आएंगे। अब यहाँ तो हो गया दोस्तों कि ये शासन व्यवस्था ऐसे चलेगी। जैसे हम लोग स्थानीय स्वशासन में क्या पढ़ते हैं, ये ग्राम पढ़ते हैं, ग्राम पंचायत के बाद पढ़ेंगे हम लोग, आप जाएंगे तो पंचायत समिति पढ़ेंगे, पंचायत समिति के बाद जाएंगे तो जिला परिषद पढ़ेंगे। तो सेम उसी टाइप का प्रोसेस है, बस समझने के भेद है। तो मुंडा शासन व्यवस्था में गांव को हाथू, गांव के जो बड़ा एरिया हुआ जो पंचायत बोल सकते हैं, तो 12 से लेकर के 20 गांव के समूह को पट्टी, और फिर 12 से 20 पट्टी को मिल करके आपका क्या बन जाता है दोस्तों, तो पढ़ा बन जाता है। अब देखिएगा जो गांव के यानी कि हाथू का जो प्रमुख होगा उसको क्या कहा जाएगा, तो हाथू मुंडा कहा जाएगा, हाथू मुंडा। अब जो पट्टी होगा, पट्टी की जो प्रमुख होगा उसको क्या कहेंगे, तो उसको कहा जाता है मानकी। और जो पढ़ा के प्रमुख होगा उसको कहा जाएगा पढ़ा राजा। और जो राजा होंगे उसके प्रमुख को, राज्य के प्रमुख को राजा या बोलेंगे सरदार। ते इनकी शासन व्यवस्था हो गया। तो आप यहां लिखिएगा दोस्तों इसके प्रमुख, प्रमुख यानी कि इनके प्रमुख हो गए कि गांव के प्रमुख कौन होगा, यानी हाथू के प्रमुख प्रशासन में ऑप्शन में आएगा एग्जाम में, तो आपको करना होगा कि हाथू मुंडा, पट्टी के प्रमुख कौन होंगे तो मानकी, और पढ़ा के प्रमुख कौन होंगे तो पढ़ा राजा, और राजा के प्रमुख कौन होंगे, राज के प्रमुख तो राजा या सरदार होंगे। तो आपको पता चल गया कि जो मुंडा शासन व्यवस्था है वो 4 स्तरीय है। तो आप पहला में ही लिखिएगा मुंडा शासन व्यवस्था 4 स्तरीय व्यवस्था है, 4 स्तरीय व्यवस्था है। तो इसको भी नोट करके लिखिएगा, एग्जाम में भी प्रश्न पूछा जाएगा कि मुंडा पंचायत शासन व्यवस्था कितने स्तरीय है, तो 4 स्तरीय है। अब यहाँ के देखें तो इनके प्रमुख ये हो गए दोस्तों, अब इनके कुछ काम होंगे। तो जो हाथू के प्रमुख हो गए हाथू मुंडा, इनका क्या काम है, तो ये गांव के प्रशासनिक अधिकारी होते हैं। और साथ में देखें तो जो शादी विवाह के जो मैटर होगा, तो आप यहाँ पर लिखिएगा कि शादी विवाह, साथ में लड़ाई झगड़ा, इसके अलावा ये जो मुंडाओं की जो पारंपरिक शासन व्यवस्था है, उनकी जो संस्कृति है उसको बचा के रखता है। मुंडाओं की संस्कृति को बचाना, ये संस्कृति की सुरक्षा, ये देखें तो ये प्रशासनिक इकाई होती है, यानी कि पूरे प्रशासन का अगर देखें तो जो हाथू मुंडा होता है वो केंद्र बिंदु है, और यहाँ से ये चीजों का निपटारा एक गांव में करते हैं। यानी कि इसका यहाँ पर देखें दोस्तों, तो आप लिखिएगा इधर कार्य, एक कार्य हो गया आपका हाथू मुंडा का। इसके बाद देखें दोस्तों तो इनके क्या कार्य होंगे, पट्टी का, तो पट्टी का जो कार्य होगा तो वैसे कार्य को निपटारा करना जो हाथू मुंडा के द्वारा नहीं हो पा रहा है। यानी जो गांव हाथू गांव में नहीं हो पाया व्यवस्था, उसकी सोल्यूशन, तो ऐसे प्रॉब्लम को कहाँ ले जाना है, तो मानकी के पास
तो यहाँ पर आप लिखिएगा कि मानकी क्या करेगा, तो जो हाथू मुंडा में समस्याओं का समाधान नहीं हुआ वैसे समस्याओं को समाधान करना। तो यहाँ लिखेंगे हाथू यानी गांव में जो समस्या का समाधान नहीं हो पाया वैसे समस्या को यहाँ लिखेगा। समाधान नहीं हो पाया उसको निपटाना। ये हो गया आपका मानकी के कार्य। अब पढ़ा राजा का क्या कार्य है, तो पढ़ा राजा जो होते हैं इसमें सर्वोच्च इकाई है यानी सबसे ऊपर है। ये क्या करेंगे, जैसे कि जमीन से विवाद हो गया दोस्तों, उत्तराधिकार की लड़ाई हो गया, एक दूसरे जो राज्य के गांव के जो सीमा का विवाद हो गया, ऐसे मामलों का निपटारा करेंगे पढ़ा राजा। और वैसे सभी मामले जो यहाँ दोनों के पास नहीं सुलझाए जाते हैं वैसे मामलों को पढ़ा राजा सुलझाएंगे। तो यहाँ पर देखें तो जो पढ़ा राजा है एक सर्वोच्च न्यायपालिका और विधायिका और कार्यपालिका की तरह एक कार्य करता है। तो आप इसको लिखिएगा कि जो पढ़ा राजा है उन सभी कार्यों का निपटारा करेंगे जो हाथू मुंडा और मानकी के द्वारा नहीं हो पाता है। यानी कि यहाँ पर देखें तो बड़े बड़े काम यानी कि गांव के सीमा का विवाद, सीमा का विवाद एवं अन्य सभी मामले जो हाथू और मानकी नहीं सुलझा पाए, हाथू और मानकी नहीं सुलझा पाए। ये हो गया दोस्तों। और ये यहाँ पर लिख लीजिएगा कि जो मुंडा शासन व्यवस्था में सर्वोच्च न्यायपालिका, कार्यपालिका और विधायिका की तरह कार्य करता है कौन, तो पढ़ा राजा करता है। अब इसके बाद हो गया उधर सरदार यानी राज्य की व्यवस्था ऊपर में होगी। ये हो गए दोस्तों इनके कार्य। अब इनके कार्य से संबंधित भी देखिएगा तो कुछ चीजों को ध्यान में रखना है। अब कार्य के बाद इनके सहयोगी होते हैं, तो इनके जो सहयोगी होंगे हाथू मुंडा के उसको कहा जाता है पाहन। यहाँ पर आप लिखिएगा इस साइड में, इधर लिखिए जैसे दोस्तों कि खूंट मतलब ये व्यवस्था है खूंट की। इसके बाद उनके जो प्रमुख की व्यवस्था, प्रमुख के क्या कार्य हो देख लिए। अब इसमें लिखिएगा दोस्तों नीचे पर यहाँ पर सहयोगी। अब सहयोगी क्या करेंगे, तो सहयोगी जो है यहाँ पर देखें तो हाथू मुंडा के सहयोगी हैं पाहन। और पाहन जो होते हैं वो गांव के धार्मिक प्रधान होते हैं। तो सबसे पहला प्रश्न यही होता है कि मुंडा शासन व्यवस्था में गांव का धार्मिक प्रधान कौन होता है, तो आपको वहां पर करना पड़ेगा पाहन। ते लिखिएगा गांव का धार्मिक प्रधान। ये हो गया। साथ में ये देखिए दोस्तों, तो जब हाथू मुंडा उपस्थित नहीं रहेंगे, एक चीज ध्यान में दीजिएगा दोस्तों कि एग्जाम में अगर हाथू नाम नहीं देगा तो आपको मुंडा यहाँ पर देगा। क्योंकि क्या हुआ, अब प्रचलन में आया है कि हाथू के जगह में सिर्फ मुंडा देता है। तो इसको भी थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा कि अगर बोल देगा कि जो हाथू होता है मुंडा शासन व्यवस्था में उसके प्रमुख को क्या कहा जाता है, तो आप वहां पर मुंडा कर लीजिएगा अगर हाथू ऑप्शन में ना रहे तो। और हाथू मुंडा है तो और अच्छा है। इनकी कार्य हो गए दोस्तों तो ये पाहन। तो पाहन हम बात कर रहे थे कि गांव का धार्मिक प्रधान होता है। और गांव में जैसे कि एक कुल देवी होती है मुंडाओं में, तो उनके जो देवी देवता होते हैं वहां पर इन्होंने साल भर में पूजा अर्चना करते हैं ताकि गांव में सुख समृद्धि बना रहे। साथ में ये जब हाथू मुंडा अनुपस्थित होते हैं यानी कि जब ये कहीं बाहर चले जाते हैं तो गांव के सारे कार्यों का निर्वहन कौन करेंगे, पाहन के द्वारा किया जाएगा। यानी कि उत्तराधिकारी हैं और उत्तराधिकारी होने के साथ साथ देखिए तो गांव का धार्मिक प्रधान भी है। यानी कि इनकी उपस्थिति में ये उपाध्यक्ष है और ये काम करेंगे और गांव के साथ में धार्मिक यानी पूजा पाठ से संबंधित कार्य को देखेंगे। अब इनके जो सहयोगी होते हैं पाहन के उसको कहा जाता है महतो। इसको भी थोड़ा सा। और जो महतो होता है दोस्तों, ये किसके सहयोगी हो गए, तो पाहन के सहयोगी हो गए। और महतो के काम है सूचना को आदान प्रदान करना। तो ये सूचना देने के काम करते हैं। तो आप यहाँ लिखिएगा सूचना देना, सूचना देने के कार्य।
मान लो तो कोई व्यवस्था लागू है, चाहे मीटिंग करना है, चाहे कुछ भी करना है, तो ये चीज क्या करेगा, जो महतो है वही गांव में शासन के रूप में यहाँ पर सूचना एक दूसरे तक पहुंचाएगा। तो ये हो गया दोस्तों इनकी जो हाथू मुंडा है उनकी कार्यशैली। अब देखते हैं कि जो मानकी, तो मानकी में इनका कोई सहयोगी नहीं होता है दोस्तों। अब एक चीज ध्यान में दीजिएगा इसको कि आप बुक में पढ़ते होंगे कि मानकी ही पढ़ा पंचायत के प्रमुख कहा जाता है। तो ऐसी कब होता है, तो बहुत सारे ऐसे स्थान हैं जहां पर इन 4 स्तरीय व्यवस्थाएं विकसित नहीं हो पाई है इनके पंचायत में। वैसी जगह में देखें तो एक पट्टी न होकर के, इसको ध्यान में रखिएगा कि पट्टी वहां पर नहीं रहेगी और पट्टी के जगह में डायरेक्ट रहेगी पढ़ा पंचायत, यानी कि पढ़ा। तो वहां पर देखें तो ये जो पढ़ा के प्रमुख कौन हो जाएंगे, तो मानकी हो जाएंगे और वहां पर ये पढ़ा राजा नहीं रहेंगे। तो इस चीज को ध्यान में रखें, जहां पर पट्टी की व्यवस्था नहीं है वहां पर पढ़ा का प्रमुख मानकी ही हो जाता है, यानी कि पढ़ा राजा के सारे कार्य को यही देखेंगे। लेकिन एग्जाम में पूछेगा कि पढ़ा के सर्व प्रमुख अधिकारी कौन होता है, उसका अध्यक्ष कौन होता है, तो होगा आपका पढ़ा राजा होता है। तो आप समझ गए होंगे इसको क्लियर। अब इनके कोई सहयोगी कार्य करने के लिए नहीं है, लेकिन इनके जो सहयोगी होंगे, जो हमारे पढ़ा राजा, इनके 5 सहयोगी हैं और इन्हीं 5 सहयोगियों के थ्रू एक काम करते हैं और उन 5 सहयोगियों को जानते हैं दोस्तों। तो आप यहाँ पर अगर देखें तो इधर लिख देते हैं, दिखाई दे रहा होगा हमको लग रहा है, तो इसको मिटाते हैं, इधर को लिख देते हैं। तो उनके नीचे लिखिएगा पढ़ा राजा के सहयोगी। पढ़ा राजा के 5 सहयोगी हैं और 5 का नाम आप याद रखिएगा। पहला में अगर देखें दोस्तों तो ठाकुर। ये सभी पद 5 जो पद बता रहे हैं दोस्तों, 5 जो सहयोगी हैं, सहयोगी, ये सभी पद वंशानुगत हैं। इसको ब्रैकेट में लिख लीजिएगा। वंशानुगत से तात्पर्य है दोस्तों कि वैसे पद जो पिता की मृत्यु के बाद उसका ज्येष्ठ पुत्र या उसके छोटे पुत्र किसी को भी उन्हीं को दिया जाएगा, यानी उसी परिवार को दिया जाएगा जो उसके खून से बिलोंग करता हो। यानी कि जो पद होंगे वो उत्तराधिकार के रूप में चलते आएंगे एक ही व्यक्ति के यहाँ। तो यहाँ पर देखिए 5 पद वंशानुगत है और पहला नाम आता है ठाकुर। और ठाकुर का क्या काम है, तो जो ठाकुर होता है दोस्तों ये पढ़ा राजा के कार्यों में सहयोग प्रदान करना और यहाँ पर देखें तो जो पढ़ा राजा को आदेश होगा उनको पालन करना। तो यहाँ पर आप लिखिएगा ठाकुर का काम है राजा के कार्यों को सहयोग करना। तो पढ़ा राजा के कार्यों का सहयोग करना। इसके बाद दूसरा अगर आता है देखो तो पांडे जी देख लेते हैं। पांडे जी के क्या कार्य है, तो पांडे जी क्या करते हैं, जो डॉक्यूमेंट्स होंगे, जितने भी कागजात होंगे, चाहे वो जमीन से कागजात हो चाहे और गांव से रिलेटेड दूसरे कागजात हो, जो पढ़ा राजा के पास कार्य के लिए रखे रहते हैं, तो उन सभी को पांडे के पास कागजात के रूप में रखेंगे। तो डॉक्यूमेंट से संबंधित कार्य को देखेंगे, यानी कागजात रखने का कार्य करेंगे। और वहां पर देखें तो पांडे जब जरूरत होती है तो नोटिस भी जारी करते हैं, यानी कि डॉक्यूमेंट से संबंधित कार्य। तो आप लिखिएगा कागजात, कागजात विषय में लिखिएगा डॉक्यूमेंट्स से संबंधित कार्य। आप आगे लिख लीजिएगा दोस्तों, से संबंधित कार्य। इसके बाद देखिए दोस्तों तो यहाँ पर एक आते हैं आपका तीसरा नंबर में जो इम्पोर्टेंट है वो हो जाते हैं आपके दीवान। ये सभी पढ़ा राजा के सहयोगी हैं। और दीवान क्या करते हैं दोस्तों, तो दीवान मतलब हो गया मंत्री। और मंत्री के क्या काम है आप भली भांति जानते होंगे। तो यहाँ भी मंत्री वही काम करेंगे कि राजा का आदेशों का पालन कराना। और यहाँ पर भी देखें तो मंत्री के 2 होंगे, दीवान जो होंगे वो 2 होंगे, जिसको गढ़ दीवान और राज दीवान कहा जाता है। गढ़ दीवान इधर मिटा दे रहे हैं दोस्तों, आप लोग लिख लिए होंगे, मुझे भी बताने में सुविधा होगी। तो यहां पर देखें तो गढ़ दीवान एक साइड हो जाएगा आपका राज दीवान। अब क्या होता है दोस्तों, जो गढ़ दीवान है वो गढ़ के अंदर यानी राज्य के अंदर के कार्यों को देख रेख करना। तो यहाँ पर लिखिएगा गांव के कार्यों को देख रेख करना।
यानी गांव की जो कार्य गतिविधियां उसको देख रेख करना। तो गढ़ का काम है गढ़ के अंदर, तो गांव के अंदर लिखिएगा, थोड़ा अपन यहाँ पर कर सकते हैं, गांव के अंदर के कार्य को देख रेख करना। राज दीवान हो गया, ये गांव के बाहर जो कार्य होंगे वहां पर ये लोग देख रेख करेंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा आपका गांव के बाहर कार्यों को देख रेख करना। एक मिनट दोस्त। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, हम बात कर रहे थे राज दीवान की, तो राज दीवान में देखें तो गांव के बाहर के कार्यों को देख रेख करेगा। राज के बाहर, गांव के बाहर कार्यों को देख रेख करना। तो हो गया कि गांव के अंदर जो गढ़ दीवान है वो देख रेख करेगा, उनकी क्रिया विधियों को देखेगा, और जो राज दीवान होगा वो गांव के बाहर की क्रियाकलापों को देख रेख करेगा, उनकी गतिविधियों को देख रेख करेगा। अब यहाँ पर देखिए दोस्तों, तीन के नीचे भी एक सहयोगी होते हैं जिसको नाम का रहता है बर्कदराज। इसको भी याद रखिएगा क्योंकि यहाँ से भी प्रश्न पूछा जाता है। बर्कदराज, बर्कदाज कहीं कहीं बर्कदाज दिया जाता है, इसको थोड़ा सा देखिएगा, कोई बात नहीं। बर्कदाज, और बर्कदाज के मतलब होता है दोस्तों सिपाही। अब सिपाही का क्या काम है दोस्तों, तो सिपाही का काम होता है, यहाँ पर देखें तो सूचना देने के काम करेगा। तो यहाँ पर देखिएगा दीवान में दो दीवान होंगे, गढ़ दीवान एक राज दीवान। गढ़ दीवान गढ़ के अंदर यानी राज्य के अंदर के कार्यकलापों यानी गांव के अंदर की क्रियाकलापों को देख रेख करना। राज दीवान यानी गांव के बाहर की क्रियाकलापों को देख रेख करना। इनके एक सहयोगी होंगे बर्कदराज, यानी बर्कदराज मतलब हो गया सिपाही, और ये क्या करेंगे, सूचनाओं का आदान प्रदान करने का काम करेंगे। तो बर्कदराज में सिपाही, और इनका वाक्य लिखिएगा सूचनाओं को आदान प्रदान करना। ये हो गया दोस्तों दीवान के कार्य। इसके बाद देखिए तो तीन व्यक्ति तो नाम हम लोग लिख लिए, चौथा व्यक्ति हम लोग लिखते हैं। पांच हम व्यक्ति बताए हैं, पांचों के बारे में जानिए आप लोग, और प्रश्न यहाँ से भी पूछे जाते हैं। और ये पांचों पद वंशानुगत, इसको भी ध्यान में रखिएगा। तो तीसरा जो होंगे आपका, तीसरा हो गया दोस्तों, चौथा देखते हैं। चौथा में आप लिख सकते हैं कर्ता। कर्ता के यहाँ पर लिखे दोस्तों दरोगा। तो सिपाही और दरोगा में कंफ्यूजन, बर्कदाज और दरोगा दोनों अलग अलग है, क्योंकि रैंक एक ही है दोनों का, सिपाही है। लेकिन यहाँ पर देखें तो दरोगा होते डबल स्टार हो गए, और यहाँ पर देखें तो सिपाही कांस्टेबल हो गए। तो इसको कंफ्यूज नहीं होना है, तो उससे ऊंचा पद दिखाई भी दे रहा है। तो जो कर्ता होगा दरोगा, ये क्या करेगा कि जो राज्य में बैठक आयोजित होगी तो बैठक के नियंत्रण करना। तो बैठक के समय लोगों को नियंत्रण करना, यहाँ पर लिखेगा बैठक के समय लोगों को नियंत्रण करना। तो ये हो गया कर्ता के काम। ये तो हो गया चौथा व्यक्ति, और पांचवें व्यक्ति को भी जान लीजिए, उसको बोला जाता है लाल। लाल मतलब होता है दोस्तों वकील। ये वकील होंगे, और वकील वही देखिए तो तीन वकील होंगे। तो यहाँ पर तीनों वकील को आप लिख सकते हैं ऐसे, यहाँ पर बोल सकते हैं जो बड़का वकील, मझला वकील और छोटका वकील, तो आप ऐसे लिख सकते हैं बड़का लाल, मझला लाल, मझला लाल। इसके बाद नीचे लिखेगा छोटे लाल। तो ये लाल हो गए। ये चार जो पांचों पद है दोस्तों क्या है, पद वंशानुगत है, यानी कि जितने पद हैं सब क्या है, वंश के आधार पर नियुक्त होंगे। और वही बात करें दोस्तों, तो टोटल हो गया आपकी व्यवस्था का। इसके साथ ही साथ आपने नीचे लिखिएगा दोस्तों नोट करके कि जो मुंडा मानकी शासन व्यवस्था है या पढ़ा सरदार शासन व्यवस्था है, ये देखें आप नोट करके ऐसे लिखिएगा कि मुंडा पंचायत शासन व्यवस्था जो है ये भारत के जनजातियों की प्रथम गणतांत्रिक व्यवस्था है। गणतांत्रिक इसके लिए कहा जाता है दोस्तों कि जो पढ़ा में जो प्रमुख होते हैं, पढ़ा राजा,
ये पढ़ा राजा के लोगों के द्वारा नियुक्ति होती है, न कि इनके वंशानुगत होती है। तो यहाँ पर इसीलिए जो इनके प्रमुख होते हैं, जैसे हमारे देश में प्रमुख कौन है तो राष्ट्रपति हैं, और राष्ट्रपति क्या होता है वंश आधार पर नियुक्ति नहीं होते हैं, बल्कि उसको चुन के हम लोग भेजते हैं। तो इसी प्रकार जनजातियों में अगर पूरे भारत देश में देखें तो जनजातीय शासन व्यवस्था में सबसे पहले जो है मुंडा शासन, मुंडा मानकी शासन व्यवस्था या सरदार शासन व्यवस्था पढ़िएगा, तो पूरे जनजातियों में सबसे पहले गणतांत्रिक व्यवस्था देखने को मिलती है। तो नोट करके लिखिएगा, मुंडा शासन व्यवस्था में एक गणतांत्रिक शासन व्यवस्था है, क्योंकि जो इनके प्रमुख होते हैं पढ़ा राजा, उनकी जो नियुक्ति होती है वो वंश के आधार पर न होकर के चुनाव के द्वारा नियुक्त किया जाता है। तो पूरे संस्कृत को लिख लीजिएगा। नोट पर एक पॉइंट। दूसरे पॉइंट में लिखिएगा कि जो मुंडा शासन व्यवस्था है वो सहकारी शासन व्यवस्था है। यहाँ पर यह गणतंत्रात्मक व्यवस्था, साथ में लिखिएगा सहकारी व्यवस्था। तो यहाँ पर देखिए सहकारी व्यवस्था इसलिए कहा जाता है कि जो मानकी होंगे, जो पट्टी के जो प्रमुख होते हैं वो मानकी, तो मानकी और पढ़ा राजा ये दोनों को किसी प्रकार के गांव के द्वारा सैलरी नहीं मिलती है और न ही इनको कोई राजस्व की प्राप्ति होती है। यानी बोलना चाहिए कि इनकी कोई भी अलग से सुख सुविधा गांव के द्वारा नहीं दिया जाता है और न ही इनको राजस्व की किसी प्रकार की प्राप्ति होती है, यानी कि कोई विशेष सुविधा इनको नहीं मिलता है। यानी कि सहकारी व्यवस्था, यानी कि अपने सहयोग के आधार पर इन लोग एक समाज कल्याण के आधार पर एक काम करते हैं, इसलिए सहकारी व्यवस्था को उदाहरण प्रस्तुत करते हैं। ये 2 पॉइंट। इसके अलावा 2-3 चीजें और ध्यान में देने वाली है, इसको मिटाते हैं और 2-3 चीजों को बताते हैं। अब मुंडा शासन व्यवस्था में जो है दोस्तों, वो अगर देखेंगे तो कुछ स्थानों का विशेष महत्व है। 3-4 स्थान हैं जहां से प्रश्न बनते हैं, उसको भी नीचे नोट करके लिखिएगा कि मुंडा शासन व्यवस्था में स्थानों का महत्व। यहाँ पर अगर देखें दोस्तों तो स्थान हो गया, इनका महत्व है। कौन कौन से ऐसे स्थान है जिनका महत्व है उसको जानते हैं। तो पहला में आप देखेंगे दोस्तों तो आता है सरना। सरना, जो सरना होता है ये क्या होता है कि जो गांव होते हैं, यहाँ पर गांव के लोगों की जो पूजा अर्चना होती है, तो वहां पूजा देवी स्थान, इसको लिखिए आप, सरना को लिखिए देवता का स्थान, पूजा स्थान। तो यहाँ पर आप लिखिएगा सरना में कि जो है पूजा स्थल है इन लोग का, प्लस में देखिए तो इन लोग का जो देवी का स्थान होता है, देवता का, ग्राम देवता का स्थान होता है, उसको कहा जाता है सरना, जिसका विशेष महत्व है जनजातियों में। दूसरा स्थान की अगर बात करें दोस्तों तो आपका हो जाएगा शासन। शासन, शासन क्या है दोस्तों? तो जो शासन है यहाँ पर देखें तो ये आप लिखिएगा समाधि स्थल। शासन जो है वो समाधि स्थल है। क्या होता है मुंडा जनजाति में लोग जहां पर जलाते नहीं, लोग दफनाते हैं, कहीं कहीं जलाते, दोनों व्यवस्था प्रचलित है। तो जहां पर इन लोग दफनाते हैं यानी लोगों को जहां पर गाड़ते हैं उस जगह को शासन कहा जाता है। और इनमें एक प्रचलन प्रचलित है कि जहां पर दफनाया जाता है वहां पर पत्थर रख दिया जाता है, और उस इम्पोर्टेंट है, और पत्थर जहां पर रखा जाता है दोस्तों उस पत्थर को शासन दीरी कहा जाता है। शासन दीरी, इसको भी याद रखिएगा कि शासन दीरी किसे कहा जाता है, एग्जाम में पूछेगा। तो जहां पर इनकी समाधि स्थल होती है, यानी कि मुर्दा लोगों को दफनाने के बाद जहां पर पत्थर इन लोग रख देते हैं उसी को शासन दीरी कहा जाता है। ये 2-3 पॉइंट इसको याद रखिएगा। इसके बाद एक चीज और इम्पोर्टेंट पॉइंट है दोस्तों, वहां पर देखें तो आ जाता है गीती ओड़ा। गीती ओड़ा, अब गीती ओड़ा क्या है दोस्तों? तो इनकी गीती ओड़ा जो है आप लोग जानते होंगे कि मुंडा शासन व्यवस्था में जो युवा गिरी होता है उसको गीती ओड़ा कहा जाता है। तो गीती ओड़ा क्या है दोस्तों? युवा गिरी है। तो इस तरह से है दोस्तों 3-4 पॉइंट, इसको आप याद करके रखिएगा। यहाँ पर क्या होता है दोस्तों कि जो गीती ओड़ा होता है
गीतीगोड़ा में युवागिरी। युवागिरी आप लोग जानते होंगे, जहाँ पर कुंवारे लड़के लड़कियां पर शाम को नृत्य करते हैं, इनकी सम्मेलन होती है और यहाँ के देखे तो एक प्रमुख होते हैं और इस तरह से इनकी एक गांव में जनजातियों में व्यवस्था प्रचलित है जिसे युवागिरी को गीतीगोड़ा कहा जाता है मुंडा शासन व्यवस्था में। तो ये देखिए दोस्तों, होल पैकेज है, इतना पढ़ के अगर जाइएगा तो आपको क्वेश्चन एक भी नहीं छूटेगा और इसको ध्यान में रखिएगा। कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा, अगले वीडियो में जरूर मिलेंगे। लास्ट में एक पॉइंट छूट रहा है दोस्तों, उसको भी लिख लीजिएगा। जो इनका एक और चौथे जगह हम अगर देखें तो अखाड़ा है, उसको भी ध्यान में रखिएगा। और अखाड़ा जो होता है दोस्तों, ये गांव का सांस्कृतिक केंद्र है। लिखिएगा यहाँ पर, गांव का सांस्कृतिक केंद्र। गांव का सांस्कृतिक केंद्र, साथ में यहाँ पर लिखिएगा दोस्तों कि जो गांव में बैठक का आयोजन होता है, जहां पर पढ़ा रचा वगैरह निर्णय करते हैं बैठ करके, जहां पर वकील जो होता है जिसको लाल कहा जाता है, सब दलील देते हैं, तो वहां पर बैठक जो आयोजन होता है कहाँ होता है, अखाड़ा नहीं होता है। यहाँ पर लिख सकते हैं कि बैठक स्थल, या लिखिएगा बगल में कि सभा स्थल। साथ में देखिए तो युवा, तीसरा पॉइंट में इसको लिख सकते हैं, अखाड़ा का बड़ा महत्व है। कि तीसरा में आप लिखिएगा कि जो युवा युवतियां होती हैं, युवा और युवतियां, ये यहाँ पर रात में जो है नाच गान करते हैं। नाच गान करते हैं। तो ये अखाड़ा चौथा पॉइंट था, इसको भी लिख लीजिएगा, ध्यान में नहीं आ रहा था। तो ये है टोटल, इससे बाहर कुछ भी नहीं है दोस्तों। आप 10 बुक भी उठा के पढ़िएगा तो इससे बाहर शासन व्यवस्था में नहीं मिलेगा। और अच्छा लगा हो तो अगले जो व्यवस्था, जो नागवंशी शासन व्यवस्था, उसको पढ़ाएंगे। इसके बाद जो भी शासन व्यवस्था मुंडा मान की आएगा, हुकलो सोहरो आएगा शासन व्यवस्था, पढ़ा पंचायत शासन व्यवस्था आएगा, तो सभी को बारी बारी से पढ़ाएंगे। वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर जरूर करें और कमेंट करके जरूर बताइए।